दोस्तों, बिहार का एक प्रॉब्लम है। लोग उसके स्ट्रगल को तो जानते हैं, पर उसका ग्लोरियस पास्ट, उसका साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन और उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस सब भूल चुके हैं। और अगर हमें आज बिहार के प्रेजेंट को समझना है तो उसके पास्ट और उसके पास्ट के बाद में जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल टाइमलाइन और उसका इकोनॉमिक डाउनफॉल समझना बहुत जरूरी है। आज हम बिहार को कंप्लीट डिकोड करेंगे, उसके ग्लोरियस पास्ट को, साथ में प्रेजेंट को और साथ में फ्यूचर को। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि बिहार का ग्लोरियस पास्ट कैसा रहा है, टाइमलाइन के साथ में, कुछ फैक्ट्स के साथ में। पोस्ट इंडिपेंडेंस के 3 फेजेस देखेंगे, कौन सीएम रहा, प्रेजेंट के अंदर ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या फैक्ट्स है, प्रॉब्लम है, और बिहार अभी भी पीछे क्यों है, और साथ में क्या फ्यूचर का रोड मैप है जो कि होना चाहिए जिससे बिहार आगे बढ़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिहार फ्रॉम एशियंट एम्पायर टू मॉडर्न स्ट्रगल। सबसे पहले बिहार का ग्लोरियस पास्ट समझने की कोशिश करते हैं। मैं बात कर रहा हूं 600 बीसी की, यानी कि उस टाइम पे वैशाली नाम का एक राज्य हुआ करता था जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक माना जाता है। वैशाली दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र माना जाता है। लिच्छवी रिपब्लिक यहाँ के किंग नहीं, इलेक्टेड काउंसिल थी। डेमोक्रेसी ट्रूली स्टार्टेड इन बिहार। जहां डेमोक्रेसी का जन्म हुआ वहीं पर ही एशिया के सबसे बड़ा एम्पायर भी बना, जो कि 300 बीसी से लेकर 185 बीसी तक मौर्य एम्पायर जो है उसकी कैपिटल पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। बिहार ने दुनिया को चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और सम्राट अशोक है जो कि दिए। पाटलिपुत्रा उस वक्त दुनिया का सबसे एडवांस सिटी माना जाता था। कुम्हारर एक्सकवेशन में 80 पिलर वाला हॉल है जो कि मिला था, जिसे हिस्टोरियन आज के टाइम पे एशियंट इंडियन पार्लियामेंट का प्रोटोटाइप बोलते हैं। ये पॉलिटिकल ब्रिलियंस के बाद बिहार ने साइंस में भी दुनिया को चौंका दिया। 200 बीसी के टाइम पे आर्यभट्ट और मैथमेटिकल रिवोल्यूशन देखने को मिला बिहार। आर्यभट्ट ने पटना के अंदर जीरो के कॉन्सेप्ट को कंसोलिडेट किया। हालांकि जीरो का क्रेडिट आर्यभट्ट को जाता है, लेकिन ये उन्होंने इन्वेंट किया था, इसके ऊपर काफी डिबेट है। एडवांस ट्रिग्नोमेट्री हुई, साथ में अर्थ के रोटेशन को एक्सप्लेन करना, ये सब मॉडर्न मैथमेटिक्स की फाउंडेशन भी बिहार में रखी गई। और फिर आया दुनिया का सबसे बड़ा लर्निंग हब, जिसको हम लोग कहते हैं नालंदा। 5th से लेकर 12th सेंचुरी के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। यहाँ पे 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट, 2,000 से ज्यादा टीचर और 9 स्टोरी लाइब्रेरी, जिसको धर्म गुंजा जो कि कहा करते थे। नालंदा की लाइब्रेरी को जब इन्वेट करके जलाया गया तो उसको जलाने के अंदर और खत्म होने में 3 महीने लगे थे। आप सोचिए दुनिया की कितनी किताबें हैं जो कि वहां पे रखी होगी और कितना नॉलेज है जो कि वहां पे था। इतना ग्लोरियस पास्ट, पर फिर भी इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा क्या हो गया कि बिहार आज इस दशा के अंदर है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस बिहार को। सबसे पहला फेज आता है जो कि 1947 से लेकर 1970 तक का आता है। इस फेज के अंदर बिहार की स्टार्ट बहुत स्लो हुआ था, लेकिन कलेप्स नहीं हुआ था। आपको मालूम है उस टाइम पे बिहार के अंदर 33 मेजर इंडस्ट्रीज 1950 में हुआ करती थी। उसके अंदर शुगर मिल थी, उसमें टेक्सटाइल मिल थी, उसके अंदर फर्टिलाइजर, माइका। ईस्टर्न इंडिया का जो रीजन था वो इंडस्ट्रियल इंजन था। 1955 से 60 के बीच में इंडिया की शुगर प्रोडक्शन में 25% सिर्फ बिहार से आया करता था। उसके बाद आता है बिहार का पहला सबसे बड़ा स्कैम, जिसको चॉपर स्कैम कहते हैं। हेलीकॉप्टर परचेज में इन्फ्लेटेड प्राइसिंग ने सीएम के बी सहाय की सरकार को हिला दिया। गवर्नेंस क्रेडिबिलिटी पे पहला सबसे बड़ा डेंट जो पड़ा वो 1960 में पड़ा। साथ में उसी टाइम पे प्लानिंग कमीशन के साथ में भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहे। बिहार को एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी के टैग मिलने लगे, सेंटर और स्टेट के रिलेशन वीक हुए, उसकी वजह से फंड भी जो है वो वहां पे कम हो गए। फेज 1 में जो पेस स्लो था पर ब्रेकडाउन नहीं हुआ था। असली क्रैश जो देखने को मिलता है वो फेज 2 में आया, जो कि दौर था 1970 से 2005 के बीच का। ये रीजन, ये जो टाइम था, ये बिहार के 35 साल सबसे बड़े डाउनफॉल का कारण बने। इकोनॉमिस्ट इसको द साइलेंट इंडस्ट्रियल जेनोसाइड ऑफ बिहार का टाइम है जो कि बताते हैं। 1947 में 50 में जहां पे 33 इंडस्ट्रीज थी, 2005 आते आते जीरो इंडस्ट्री हो गई। अब सोचिए 33 से जीरो होनी चाहिए थी 100, लेकिन हो गई जीरो। कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एक बैरोनी फर्टिलाइजर प्लांट है जो कि बंद हो गया। हाजीपुर के अंदर जूट मिल थी, वो कोलैप्स हो गई। मधुबनी की बहुत बड़ी पेपर इंडस्ट्री थी, वो डेड हो गई। माइका का एक्सपोर्ट जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट था, वो जीरो हो गया। जॉब लोगों की चली गई, पॉवर्टी बढ़ गई और धीरे धीरे माइग्रेशन जो है वो परमानेंट हो गया। 1990 के दशक में तो न्यूज मीडिया के अंदर आपको सबसे ज्यादा किडनैपिंग के केसेस देखने को मिलेंगे। किडनैपिंग इंडस्ट्री बिहार बन चुका था, सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल भी बन गया था। 1992 से लेकर 2000 के बीच में 30,000 से ज्यादा किडनैपिंग केसेस है। 1997 में तो एक साल के अंदर ही नियर बाय 2000 केसेस देखने को मिले थे। पटना हाईकोर्ट का खुद का ये रिमार्क था ऑफिशियली कि बिहार आज
वर्चुअली किडनैपिंग कैपिटल ऑफ द कंट्री है जो कि बन चुका है। उस दौर के अंदर इन्वेस्टर्स सारे भाग गए। जो पैसा कमा रहा था, जो बिजनेस करने की कोशिश कर रहा था, इंडस्ट्री लगाने की कोशिश कर रहा था, पहले उसको किडनैप होकर उसको फिरौती देनी पड़ती थी। इंडस्ट्री सारी की सारी डूब गई। उसके बाद आता है फोडल स्कैम, 950 करोड़ का घोटाला। फेक बिल्स बनाना, गोस्ट एम्प्लॉय रखना, उसमें कोई एग्जिस्टिंग फोडर नहीं था वहां पे। लालू प्रसाद उसके लिए जेल भी गए। बिहार की नेशनल इमेज है जो कि कलेप्स हो गई। उसी टाइम पे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। 1999 आते आते बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया का हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट बन चुका था, नियर बाय 17 से 18%। इसी के कारण धीरे धीरे माइग्रेशन स्टार्ट हुआ। स्कूलिंग सिस्टम पूरी तरीके से कलेप्स हो चुका था 1990 आते आते। 1990 में जब अगर आप स्कूल में टीचर्स की एब्सेंटी देखोगे तो 35 से 40% तक पहुंच गई थी। स्टूडेंट की अटेंडेंस 25 से 30% रह गई थी और ये बिहार का लर्निंग फाउंडेशन यहां पर टूट गया था। फेज 2 ने बिहार को 50 साल पीछे धकेल दिया। फेज 3 में थोड़ा बहुत रिपेयर हुआ बट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। फेज 3 की बात करें तो 2005 से 2025 यहां पे इंप्रूवमेंट हुआ बट कोई बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखने को मिला जो कि उम्मीद थी। ये दौर जो है वो सीएम नीतीश कुमार का रिपेयर दौर माना जाता है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हुआ लेकिन काफी पॉजिटिविटी देखने को मिली। जैसे जो कुछ पॉजिटिव इंप्रूवमेंट हुए वो सबसे पहले रोड का नेटवर्क जो कि पहले सिर्फ 9,000 किलोमीटर का था वो 25,000 किलोमीटर का हो गया। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जहां पे पहले 2 से 4 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आया करती थी वो अभी 20+ आवर्स आने लगी। क्राइम का रिडक्शन हो गया। हीनियस क्राइम में 30% का ड्रॉप देखने को मिला। लिटरेसी रेट जो है वो थोड़ा बहुत इंप्रूव हो गया जो कि पहले 2000 के टाइम पे 47% था, वहां से 72 हो गया। पर डिस्पाइट इंप्रूवमेंट बिहार आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? वाई बिहार इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो पर कैपिटा इनकम की बात करें तो इंडिया का लोवेस्ट आपको बिहार में देखने को मिलेगा जो कि सिर्फ 60,000 रुपए पर पर्सन पर ईयर है। इंडिया का 1,80,000 रुपए है, वो भी दुनिया में बहुत कम है। तो इंडिया से भी 3 गुना नीचे है। साथ में माइग्रेशन, आज भी इंडस्ट्रीज नहीं है तो 25 से 30 लाख बिहारी हर साल बाहर जाते हैं। पंजाब के अंदर 70% लेबर आपको बिहार की मिलेगी। साथ में फ्लड और ड्रॉट का ट्रैप भी बिहार में बहुत बुरा है। नॉर्थ बिहार हर साल फ्लड से बर्बाद हो जाता है। साउथ बिहार में ड्रॉट मिलता है और उसका आज तक कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया है। स्टेबल एग्रीकल्चर अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्रीज की बात करें तो 25 सालों में भी कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिला। आज भी कोई स्टील प्लांट नहीं है, कोई ऑटोमोबाइल प्लांट नहीं है, कोई आईटी कॉरिडोर्स नहीं बनाए गए हैं, कोई स्टार्टअप कल्चर को नहीं बनाया गया है, कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बनाई गई है। जॉब क्रिएशन की बात करें तो आज भी 0 लेवल है। एजुकेशन की बात करें तो बहुत सारे वीडियोस आते हैं जो कि टीचर्स के आते हैं, टॉपर्स के आते हैं, स्कूल के इंफ्रा के आते हैं। टीचर्स की एब्सेंटी आज भी 30 से 40% है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। आज भी बिहार में कास्ट को ज्यादा तवज्जो दी जाती है कंपैरेटिवली डेवलपमेंट के। वोट बैंक पॉलिटिक्स आज भी ज्यादा है कंपैरेटिवली पॉलिसीज के, जो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग को खत्म करती है। अब देखते हैं 2025 इलेक्शन में किसके मैसेज ने बिहार को कन्विंस किया। 2025 का बिहार इलेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग था। नीतीश कुमार जीतेंगे, जेडीयू जीतेगी, आरजेडी वापस से नीतीश कुमार के साथ आएगी, बीजेपी आएगी या फिर पीके आएंगे। पीके ने बहुत कोशिश करी ग्राउंड पे काम करने की लेकिन नीतीश कुमार वापस से 200 ज्यादा सीटें लेके आए। वुमेन का वोट शेयर बहुत ज्यादा था उनका। साथ में कुर्मी और महादलित का कंसोलिडेशन हुआ। लॉ एंड ऑर्डर बेटर था तो वहां से बेनिफिट मिला। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, साइकिल स्कीम है, यूनिफॉर्म है और साथ में जो लालू प्रसाद यादव का जो वोट बैंक स्प्लिट जो है वो देखने को मिला। और बिहार ने वुमेन टर्नआउट मेन से ज्यादा होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से नीतीश कुमार को काफी अच्छे वोट मिले। प्रशांत किशोर का हार का जो कारण रहा वो सबसे पहले तो कोई कास्ट बेस उनके पास नहीं था। इंटेलेक्चुअल पिच उनकी बहुत ज्यादा अच्छी थी जो कि शायद बिहार के लोकल लोगों को समझ नहीं आई। वीक रूरल नेटवर्क था। यूथ एक्साइटेड थे लेकिन वुमेन जो है वो कन्विंस नहीं हो पाई और वोटर जो है इनस्टेबिलिटी से भी थोड़े बहुत फेयर में थे। जबकि उन्होंने बहुत डेवलपमेंट की, एजुकेशन की, बहुत सारी चीजों की बात करी थी। बिहार के 90% वोटर्स की आज भी जो पैरिटी अकॉर्डिंग टू द सर्वे जो कि इलेक्शन होने के बाद में किए गए कई सारे न्यूज़पेपर ने, तो उसमें कास्ट, सेफ्टी और सरकारी सपोर्ट सिस्टम, ये 3 जो है वो सबसे ज्यादा मेजर माने जाते हैं। डेवलपमेंट चौथे नंबर के ऊपर आता है। तो फ्यूचर क्या हो सकता है, बिहार का रिवाइवल कैसे पॉसिबल है जब इतने सारे चैलेंजेस हैं? तो देखिए बिहार के पास में कुछ सुपर एडवांटेजेस भी हैं जो कि लोगों को समझ नहीं आते, सरकार को समझ नहीं आता। सबसे पहले तो यंगेस्ट वर्कफोर्स, साथ में फर्टाइल लैंड, साथ में बुद्धिस्ट टूरिज्म अपने आप में बहुत बड़ा है, नेपाल की बॉर्डर है, फ्राइट कॉरिडोर बना सकते हैं और साथ में ह्यूमन कैपिटल, इंजीनियर्स, माइग्रेंट्स, आईएएस बहुत है बिहार के अंदर। तो बिहार को सबसे पहले इंडस्ट्रीज लेके आनी पड़ेगी, टैक्स इंसेंटिव लगाना पड़ेगा, एक स्टेबल गवर्नेंस चाहिए, करप्शन फ्री, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करने की जरूरत है ताकि लोग छोड़ के ना जाए अपने स्टेट। साथ में फ्लड कंट्रोल के मास्टर प्लान बनाने पड़ेंगे, स्कूल और टीचर को इंप्रूव करना पड़ेगा और नालंदा 2.0 नॉलेज मिशन है जो कि स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके बिहार जो है वो वापस से आगे बढ़ पाएगा। तो बिहार का पास्ट दुनिया में सबसे ग्लोरियस था। पोस्ट इंडिपेंडेंस में कुछ फेजेस में बिहार को रोक दिया है। प्रेजेंट में चैलेंजेस रियल हैं, ज्यादा हैं,
बट अगर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से उठकर डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की तरफ शिफ्ट किया जाए, इंडस्ट्रीज लाई जाए, एजुकेशन और गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो बिहार सिर्फ ग्रो नहीं करेगा, एक बार फिर इंडिया का इंटेलेक्चुअल कैपिटल है जो कि बन सकता है। तो दोस्तों कमेंट करके मुझे बताइएगा आपके हिसाब से बिहार को सबसे पहले किस सेक्टर के अंदर रिफॉर्म है जो कि करना चाहिए, और आपके हिसाब से सबसे ज्यादा बिहार में आज के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार से हो तो आपको ज्यादा पता है, गहराई में पता है, और आप कमेंट करके बाकियों को बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।